गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने नौवें लेसन अपन स्टार्ट कर रखा था, नौवां चैप्टर जो था वो, और उसमें अपन परावर्तन का अध्ययन कर रहे थे। परावर्तन में हम दर्पण सूत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। और उसमें हमने अवतल दर्पण का डायग्राम बनाया था। ये मैंने आपको नाप बता रखा था, 2 से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या आप 5 सेंटीमीटर का डायग्राम बना सकते हैं। तो उसमें ये एक अवतल दर्पण लिया है। इस अवतल दर्पण में यहां पर ये ध्रुव है और ये इसके मुख्य अक्ष है, ठीक है। इस मुख्य अक्ष में यहां पर ये वक्रता केंद्र है C और ये ध्रुव O है। C और O के ठीक मध्य बिंदु पर आप यहां लिख दोगे F, ये F है फोकस बिंदु। ये वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है, ये ध्रुव, ठीक है। इसमें आप यहां से 3 सेंटीमीटर के अगर बनाते हैं तो 1.5 सेंटीमीटर पे आप F लगाओगे। अगर आप 4 सेंटीमीटर का बनाते हैं तो 2 सेंटीमीटर आपको फोकस बिंदु बनाना है। क्लियर? यहां से यहां हमने बिंब बनाया, ये बिंब है AB। यहां मैंने लिखा A, यहां लिख रखा है B, ये AB बिंब लिया। यहां से हमें 2 किरण चित्र बनाने हैं। पहला किरण चित्र, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से गुजरती है, ये अपन ने पढ़ा था। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये किरण जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, ये वाली मुख्य अक्ष है, ठीक है। और ये किस में से गुजरेगी? F में से। ये प्रकाश किरण F में से गुजरेगी। ये हमने एक रेखा बनाई, ठीक है। और हमने यहां बिंदु अंकित कर दिया P। और दूसरा जो किरण चित्र अपन बना रहे हैं वो अपन बना रहे हैं जो किरण फोकस बिंदु में से गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु में से मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। तो यहां से आप एक स्केल लोगे और आप फोकस बिंदु में से गुजारोगे इसको, और फोकस बिंदु में से गुजारकर और ये रेखा बनाओगे और इसको आप डालोगे मुख्य अक्ष के समांतर। ये आप एरो का चिन्ह लगा दोगे। एरो के चिन्ह से आपको पता लगेगा कहां से किरण आ रही है और टकरा के कहां जा रही है, ठीक है। यहां पर ये दोनों बिंदु या दोनों किरणें जहां कट रही हैं वहां पर एक प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब बनेगा आपका A' और B', ठीक है। यहां ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहां 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इस बिंदु P से हम यहां पर एक लंब डालते हैं। यहां पर हम लिख देते हैं M, और यहां से भी हम एक लंब डालते हैं जो कि M के बिल्कुल निकट ही है। और यहां हमने लिख दिया Q। ये डायग्राम मैंने आपको कल बता दिया था। इस डायग्राम में मैंने आपको एक बात और बताई थी कि हम इसमें 4 समकोण त्रिभुज लेते हैं, और 4 समकोण त्रिभुज जो हैं उसमें पहला समकोण त्रिभुज BAF और FMQ, 2 समकोण त्रिभुज कौन से? एक तो ये वाला समकोण त्रिभुज और दूसरा ये वाला समकोण त्रिभुज। तो एक तो जोड़ा हम बनाएंगे इन दोनों समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले अपन इन्हीं दोनों को लेते हैं, ठीक है। और यहां चूंकि अपन दर्पण सूत्र जो है वो किन राशियों का संबंध है, किन राशियों में संबंध है? बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और फोकस दूरी F में संबंध जो होता है वही दर्पण सूत्र कहलाता है। किस किस में अपन देख रहे हैं? बिंब, बिंब की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V और
दूरी स्मॉल एफ। हमें इन तीनों में संबंध ज्ञात करने वाला सूत्र चाहिए, ठीक है, जिसके लिए हमने प्रारंभ में ये दोनों त्रिभुज लिए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज बी ए एफ व त्रिभुज एफ एम क्यू में, इन दोनों त्रिभुजों में। और मैंने आपको बताया था कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है, ठीक है। समरूप की क्या विशेषता होती है, दो अगर ऐसे त्रिभुज जो समरूप हैं तो उनमें क्या होता है कि उनके अगर हम दो कोणों को बराबर सिद्ध कर दें, कोई भी त्रिभुज अपन लेते हैं, उन दोनों त्रिभुजों में अगर दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण क्या होगा, बराबर ही होगा ना। जैसे मान लो एक 90 डिग्री का है, दूसरा 30 डिग्री का है, तो तीसरा कोण कितने का होना चाहिए, पूरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, आप मैथ्स में भी पढ़ते हो। 180 योग होना चाहिए तीनों का, तो 90 आ गया। अब एक 90 हो चाहिए, 90 में से 30 आ गया, तो तीसरा कोण, तीसरा जो एंगल आएगा वो कितने डिग्री का आना चाहिए, 60 डिग्री का आना चाहिए। तो अगर दो कोण किसी भी त्रिभुजों में समान है तो तीसरा कोण भी क्या होगा, अपने आप ही समान हो जाएगा। और यदि तीनों कोण समान होते हैं तो वो त्रिभुज जो है वो समरूप त्रिभुज कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों को हमें क्या सिद्ध करना है, समरूप सिद्ध करना है। अब आप इन दोनों को डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री का है और यहाँ पर इस एम पर ये वाला जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि अपन ने लंब डाला है, ठीक है। तो एक कोण 90 डिग्री का बन गया, तो एक कोण समान हो गया। अब दूसरा कोण कौन सा, यहां पर ये वाला कोण और ये वाला कोण किस प्रकार के कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं ना। इस प्रकार के जो कोण हैं, जैसे एक रेखा ये खींची हुई है, दूसरी ये खींची हुई है, तो ये दोनों कोण कौन से कोण कहलाते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। इसी प्रकार ये वाला और ये वाला आमने सामने वाले जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वो समान होते हैं। तो इन दोनों में भी क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, जितने भी डिग्री का होगा लेकिन समान होगा, ठीक है। तो एक कोण 90 डिग्री का समान हो गया, दूसरा कोण शीर्षाभिमुख कोण समान हो गया, तीसरा कोण कौन सा बचा, ये वाला, और इस त्रिभुज में कौन सा बचा, ये वाला। तो जब दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी समान होगा, और जब तीनों कोण समान हो गए तो ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार के होंगे, समरूप त्रिभुज, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, इन दोनों त्रिभुजों में आप देखिए आपको कोण लिखना है, और जिस बिंदु पर कोण बनते हैं वो हमेशा सेंटर में आता है, बीच में आता है, ये बीच में आएगा, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, कोण बी ए एफ बराबर कोण एफ एम क्यू बराबर 90 डिग्री, दोनों में 90 डिग्री कोण है। दूसरा एंगल कौन सा था, यहाँ एफ पर जो बन रहा है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, तो ये दोनों कोण भी समान होंगे। तो आप लिखोगे कोण ए एफ बी बराबर कोण एम एफ क्यू। इसको कोण कैसे लिखोगे आप, ए एफ बी, और इधर वाले को कैसे कट करोगे, एम एफ और क्यू, ठीक है। तो ये दोनों कोण समान हुए, उसका रीजन क्या है, कारण आपको यहां लिखना पड़ेगा, तो यहां लिख दोगे आप शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी समान होगा, तो यहां क्या लिखोगे, अतः तीसरा
कोण भी समान होगा। आते हैं, जब तीसरा कोण समान है तो ये दोनों त्रिभुज किस प्रकार से हो जाएंगे? समरूप। तो यहां लिखोगे त्रिभुज बी ए एफ व त्रिभुज एफ एम क्यू समरूप होंगे। और समरूप त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी रहती है, क्या विशेषता रहती है? समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजा का मतलब क्या है? लंब। एक त्रिभुज का अगर अपन लंब लें तो दूसरे त्रिभुज का भी हम लंब लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज हमने ले रखे हैं, तो इसका लंब कौन सा है? कोण के सामने वाली भुजा, ये लंब है। इस त्रिभुज का लंब कौन सा है? ये वाला लंब है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे आप यहीं पर लिख दें, इनके संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। संगत भुजा में एक का अपन लंब ले रहे हैं, तो यहां जाएगा ए बी बटे उस त्रिभुज का लंब एम क्यू, तो यहां जाएगा एम क्यू बराबर। इसका अगर अपन आधार लें, आधार क्या आएगा? ए एफ बटे में इसका आ जाएगा एम एफ, ठीक है। अब आप डायग्राम में देखिए, ये एम क्यू जो है, ये एम क्यू किसके बराबर है? ए डैश बी डैश के बराबर है, ये समांतर है दोनों। तो यहां पर इस एम क्यू की जगह हम ए डैश बी डैश लिख सकते हैं। तो यहां आप लगा सकते हैं ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर ए एफ बटे एम एफ। इसका आप रीजन आपको देना पड़ेगा यहाँ पे कि हमने एम क्यू की जगह ए डैश बी डैश क्यों लिखा। तो यहां इस लाइन के ठीक आगे आप लिख सकते हो, चूंकि एम क्यू बराबर ए डैश बी डैश, ये हमने चित्र से लिया है, ठीक है। तो यहां तक हमने निकाला और हमारे पास ये एक समीकरण नंबर 1 प्राप्त हो गई, ठीक है। इसको हम लगा देंगे समीकरण नंबर 1। तो हमने त्रिभुज का एक जोड़ा लिया और त्रिभुज के एक जोड़े से हमने समीकरण 1 निकाल ली, जिसमें दोनों त्रिभुजों के लंबों का अनुपात लिया है। यहां तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया सबके। अब हम लेंगे दूसरे वाले जोड़े जो त्रिभुजों के हैं, वो दूसरे जोड़े हम कौन से लेंगे? ये वाला त्रिभुज, कौन सा? एफ ए डैश बी डैश, और दूसरा वाला ये एफ एम पी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। मैंने अलग अलग सिंबल लगा दिए दोनों त्रिभुजों में। इसमें हमने राइट वाले चिन्ह लगा दिए, इसमें हमने राउंड लगा दिया, जिससे आपको जोड़ों का पता रहे कि हमने जोड़े कौन से बनाए। तो इसमें आप लिखोगे हमें वही दोनों त्रिभुजों को लेकर हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। उन्हें त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश व त्रिभुज एफ एम पी, जहां पर नंबर
का कोण बनता है उसको अपन बीच में लेंगे, ठीक है। अब वही दोनों को देखिए आप, यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ भी 90 का कोण, वही दोनों बराबर आएंगे, एक तो 90 डिग्री के बन रहे हैं। और दूसरा कोण मैंने कौन सा बताया था, शीर्षाभिमुख कोण बताया था ना। शीर्षाभिमुख कोण कौन सा, ये वाला कोण और ये वाला, दिख रहा है सबको, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों कोण कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। डायग्राम में आपको पता लग गया, लिखना आपको आता ही है। कोण जिस बिंदु पर बनते हैं उसको हम सेंटर में लिखते हैं, बीच में लिखना है, ठीक है। मतलब कोण F पे बन रहे हैं तो F वाला बीच में आएगा, इतना आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि आप गलत न लिखें। आप अगर गलत लिख दोगे तो चाहे तीनों जो सिंबल है वो सेम हो, लेकिन अगर आगे पीछे लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसमें आप क्या लिखोगे, कोण पहले तो 90 डिग्री को व्यक्त करना है। 90 डिग्री को व्यक्त करने के लिए एफ ए डैश बी डैश, 90 डिग्री किस पर बन रहा है, ए डैश पर, ठीक है। इसलिए आप ए डैश को बीच में लिखोगे, तो क्या लिखोगे, एफ ए डैश बी डैश, ठीक है। यहां पे भी आप एफ को इधर लिखें और ए डैश पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो आप ए डैश को बीच में लिखें। चित्र को लिखते, ये त्रिभुज को व्यक्त करते समय भी आप इसी प्रकार से इसको लिखें। तो एफ ए डैश बी डैश बराबर कोण एफ एम पी बराबर 90 डिग्री। तो एक रीजन तो आपका ही हो गया। दूसरा कोण वही शीर्षाभिमुख वाला, तो कौन सा कोण लिखोगे, ए डैश एफ बी डैश। देखो अपन ने यहाँ भी एफ ए डैश बी डैश लिया, यहाँ भी एफ ए डैश बी डैश लिया, लेकिन लिखा आगे पीछे है। इसमें एंगल किस पर बन रहा है, ए डैश पर, इसमें एंगल किस पर बन रहा है, एफ पे, ठीक है। बराबर कोण एम एफ पी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। इसका रीजन आपको लिखना पड़ेगा। जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी बराबर होगा। आता है तीसरा कोण भी समान होगा और दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। और समरूप त्रिभुज अगर होते हैं तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो हम वापस वही लिखेंगे पॉइंट, इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। संगत भुजाएं वो लंब और आधार। तो लंब लेंगे, लंब यहां पर आप देखिए समीकरण 1 में हमने यहां ए बी लिया है, ठीक है। ये जो हमने बिंब लिया था वो लिया है, तो यहां पर भी अपन ऊपर कौन सा रखेंगे, पीएम। तो यहां आ जाएगा पीएम बटे में ए डैश बी डैश बराबर, ये तो ये लंब का अनुपात, ये लंब है, इस वाले त्रिभुज का ये लंब है, तो लंब का अनुपात ले लिया। अब बराबर में इधर आधार का अनुपात, तो इस वाले त्रिभुज का आधार एम एफ और इस वाले त्रिभुज का आधार ए डैश एफ, तो यह जाएगा एम एफ बटा ए डैश एफ। तो ये हमने त्रिभुजों के
त्रिभुजों का अनुपात ले लिया, ठीक है। अब यहां जो ये पीएम है, ये पीएम किसके बराबर है? एबी के बराबर है। तो इस पीएम की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एबी। तो यहां आ जाएगा एबी बटा ए डैश बी डैश बराबर एमएफ बटा एएफ। और ये हमने बराबर क्यों लिया? ये समीकरण 2 लगा दे। और क्यों लिया उनको बराबर? क्योंकि हम क्या लिखेंगे? पीएम बराबर एबी। ये आप चित्र से देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। कल हम इसके आगे वाला पढ़ेंगे। आप इतना एक बार रिवीजन करना। ये मैंने कल भी इसका थोड़ा भाग मैंने कल भी आपको बताया था, आज उसके थोड़ा आगे वाला अपन ने पढ़ा है। तो आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।